Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and this is the part 4 of what we have been discussing, the basic grammar rules. Okay? So in this video, like our previous videos in this particular playlist, हम क्या करेंगे? Examples को लेके जो बेसिक ग्रामर रूल से कौन सा रूल को यूज करके वो पर्टिकुलर एरर करेक्शन किया जा सकता है वो समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपका रूल भी समझ में आ जाए, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये भी आप एक साथ देख लो, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो आई एक्सपेक्ट कि आप जो भी एग्जाम क्रैक करने का कोशिश करो, बी बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए इंग्लिश बहुत ही जरूरी है एंड आप लोग ये प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि अगर बीच से ये देख रहे हो तो समझ तो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर रूल अलग है, लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप पहले से वो सारे इससे पहले के 3 वीडियोस भी देख लो, ताकि ये समझने में और भी अच्छा आपको बेस एक क्लियर मतलब बेस मिल जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। फनी थिंग इज इट इज स्टिल रेनिंग व्हाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है देखो, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा, कैट्स एंड डॉग्स इज एन इडियम व्हिच मींस बहुत जोर का बारिश, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना हेविली, इट इज रेनिंग हेविली, तो अगर कैट्स एंड डॉग्स को मैं रिप्लेस कर दूं इस ये क्या होगा, अगर पकड़ लो हेविली मान के चलो तो इट रेन्ड हेविली होगा ना, इट रेन्ड हेविली थ्रू आउट द नाइट। तो ये कैट्स एंड डॉग्स के साथ, ये इडियम के साथ ये लाइक नहीं आएगा, ठीक है, ये लाइक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स वो हेविली को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत जोर से बारिश होना, मतलब बिना रुके बहुत टाइम से बहुत जोर से बारिश होना, दैट्स व्हेन वी से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स इज एन इडियम व्हिच मींस हेविली, इट्स रेनिंग हेविली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। तो इजी था, नो रॉकेट साइंस। मैं यहाँ पे हेविली लिख देता हूं जिनको बाद में इसको मेमोराइज करने में इजी हो। नेक्स्ट देख लेते क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द टीचर एंटर्ड द क्लास। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सेंटेंस को समझो। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द टीचर एंटर्ड द क्लास। तो यहां पे क्या गलती है? अगर कोई पकड़ लिया तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप अभी तक पकड़ नहीं पाए तो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। रिस्पेक्टिवली राइट, क्या था यहाँ पे, रेस्पेक्टिवली था, रेस्पेक्टिवली एंड रेस्पेक्टफुली में डिफरेंस क्या है? रेस्पेक्टिवली हम किसे कहते हैं? लाइक राम एंड लक्ष्मण विल डू द आर द सन्स ऑफ, पकड़ लो, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मैं अगर बोलूं राम and Sham are sons of Mr. Kumar and Mr. Gupta respectively. रेस्पेक्टिवली राम एंड श्याम आर सन्स ऑफ मिस्टर कुमार एंड मिस्टर गुप्ता रेस्पेक्टिवली। तब मतलब क्या है, राम का पापा कौन है? मिस्टर कुमार, एंड श्याम का पापा कौन है? मिस्टर गुप्ता। तो रेस्पेक्टिवली हमको क्या देता है? हमको ऑर्डर देता है, ठीक है। इट गिव्स यू ऑर्डर, आपको अरेंजमेंट के लिए ऑर्डर मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पेक्टिवली। बट यहां पे क्या कहना चाहता है सेंटेंस? सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए जब टीचर क्लास में अंदर आई, ठीक है। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे, बल्कि रेस्पेक्टफुली का मीनिंग आ रहा है, बिकॉज ये सेंटेंस यही मीन करना चाहता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रेस्पेक्टफुली। अभी रेस्पेक्टफुली का मतलब क्या? हम लोग जब टीचर क्लास में आते हैं इन जनरल क्या करते हैं, हम सब खड़े हो जाते हैं, राइट, रेस्पेक्ट के साथ। तो ये रेस्पेक्टिवली नहीं होगा, ये रेस्पेक्टफुली, क्योंकि ये ऑर्डर मीन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये रेस्पेक्ट शो करने का मीन कर रहा है। तो देखो कैसे, एक आप थोड़ा अगर इग्नोर करके चले जाते तो ये मिस हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जब मैं पहला वीडियो बनाया था तभी मैंने ये बात कह दिया था। मैं अभी भी क्लास में जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स को और एनहेंस करो,
क्योंकि ज्यादातर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जो होता है तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, हमें आंसर पता हुआ होता है, ठीक है। जब कोई और ये आपको आंसर समझा देगा, यू विल बी लाइक अरे ये तो कैसे नहीं देखा मैं। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल ज्यादा होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रेस्पेक्टफुली। एज द टीचर एंटर्ड द क्लास। यहाँ पे रेस्पेक्ट देने का बात हो रहा था तो रेस्पेक्टफुली होगा, रेस्पेक्टिवली तब होता जब ये अरेंजमेंट का बात होता, ठीक है। नेक्स्ट, वी सेल्डम और एवर गो आउट दिस डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ इट इज। अच्छा, वी सेल्डम और एवर गो आउट दिस डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ इट इज। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, अगर जिनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं पता, अगर आप सेंटेंस को हाउ ऑफन या कोई हाउ ऑफ्टन कहता है, हाउ ऑफ्टन या हाउ ऑफन से अगर आप क्वेश्चन करो सेंटेंस को, जो रिप्लाई आपको मिलेगा सेंटेंस से, दैट विल ऑलवेज बी एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, बेयरली, ऑलवेज, नेवर, एवर, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ एडवर्ब्स में आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एडवर्ब मैनर क्या होता है, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब एफर्मेशन निगेशन, ये सारी चीजों के ऊपर एडवर्ब का प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। इफ यू वांट टू प्लेस एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, देखो कितना सारा पोजीशन होता है। यू कैन प्लेस इट before the verb, you can place it after the verb, before the preposition, after the preposition, before the object, after the object। या अगर सेंटेंस आप सोच लो, अगर सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है मतलब क्या, बी वर्ब होगा प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म होगा, तो उसमें वर्ब से पहले बैठेगा या वर्ब के बाद बैठेगा। नो, अगर सेंटेंस पकड़ लो कुछ और है जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पकड़ लो, ठीक है, सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब एडवर्ब कौन सा एडवर्ब कहां पे बैठेगा। अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, तब एडवर्ब कहां पे बैठेगा। आई नो इट साउंड्स वेरी ड्रामेटिक, अरे इतना कुछ है, तो धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। अगर इनमें आपको थोड़ा नॉलेज है तो मैं जो कह रहा हूँ ये सब समझने में आसान होगा, अगर नहीं है तो इन पे रिसर्च करो, ठीक है, इन पे पढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एंड इफ यू डू नॉट नो, राइट इट इन द कमेंट, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, ओके। चलो, एनीवे, वी सेल्डम और एवर गो आउट दिस डेज। तो यहाँ पे सेल्डम और एवर लिखा हुआ है, रुक, ये चीज समझो, हाँ, सेल्डम और यहाँ पे क्या था, एवर, ओके, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेल्डम और नेवर हो सकता है, सेल्डम इफ एवर हो सकता है, सेल्डम और अच्छा इफ नेवर हो सकता है, ठीक है। पहले आप देख लो, मैं आपको 5 सेकंड टाइम दे रहा हूं, अब इस चीज को पहले देख लो। सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ नेवर, ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, सेल्डम का मतलब क्या है, सेल्डम का मतलब है कभी कभार, ठीक है। वी सेल्डम गो आउट फॉर फिशिंग दिस डेज, तो हम कभी कभार ही फिशिंग करने जाते हैं, तो सेल्डम का मतलब क्या हो गया, कभी कभार। यहां पे आप कह रहे हो कि आप कभी कभार, फिर आप कह रहे हो कि हमेशा, एवर, तो कभी कभार और हमेशा दोनों एक साथ कैसे बैठेगा, दिस इज कंट्राडिक्टरी, ये कैंसिल हो जाएगा। सेल्डम और एवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सेल्डम में कह रहे हो कि कभी कभार, फिर बोल रहे हो कि हमेशा, एवर तो हमेशा होता है, तो सेल्डम, कभी कभार और हमेशा दोनों एक साथ नहीं बैठ सकता, दिस इज कंट्राडिक्टरी। अच्छा, सेल्डम और नेवर ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि कभी कभार या कभी नहीं, यहाँ पे और का महत्व बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये और के लिए नेवर करेक्ट हो गया। सेल्डम और नेवर, कभी कभार अगर जाते हैं तो कभी कभार जाते हैं या नहीं जाते, लाइक वो ना के तरफ ही जा रहा है। सेल्डम इफ एवर, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि इफ एवर, यहाँ पे और एवर नहीं है, यहाँ पे और एवर था, यहाँ पे इफ एवर। इफ एवर में सेंटेंस में क्या मतलब चेंजेस ला दिया, इसमें अभी कह रहा है कि अगर कभी जाते हैं तो कभी कभार जाते हैं, लाइक अगर हम कभी फिशिंग करने जाते हैं तो कभी कभार ही जाते हैं, तो इफ एवर से भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेल्डम इफ नेवर, मतलब इफ नेवर मतलब क्या, कभी नहीं, अगर कभी नहीं तो कभी कभार कैसे। आप सोचो, इन चीज को ना डाइसेक्ट करके अच्छे से समझो, तो इट्स वेरी वेरी फनी, यू कैन से। अगर कभी नहीं तो कभी कभार कैसे, अगर कभी कभार हाँ तो हो सकता है, कभी नहीं उसमें भी अगर कभी गए तो कभी कभार।
और नेवर कभी नहीं, ये एकदम ना के बराबर, दिस इज लाइक ना के बराबर, और दिस इज कभी कभार, एंड ये तो कभी नहीं। अगर कभी नहीं तो कभी कभार कैसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ही कॉम्बिनेशन करेक्ट होता है सेल्डम के साथ, इधर सेल्डम और एवर और सेल्डम इफ एवर, सॉरी सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर। तो यहां पे क्या था, सेल्डम और एवर, ये सेल्डम और एवर नहीं होगा, ये सेल्डम और नेवर होगा। We seldom or never go out these days because it is too hot nowadays. I believe समझ गए होंगे, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा एरर था, एक एन मिसिंग है। आप सोचो सेंटेंस में बस एक एन मिसिंग है, एंड ये एन आपका 1 मार्क लेके जा सकता है, प्लस अगर आप गलत मार्क कर दिए तो वो नेगेटिव भी साथ में लेके जाएगा, आपका पॉजिटिव से मार्क कटवा के जाएगा। तो हमको कोई चीज छोटा नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। लाइक ये एक चीज छोड़ दिया, वही एक चीज अगर आ गया तो इट कैन चेंज द गेम। एनीवे लेट्स डू इट। अगला क्या है देखते हैं। आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक अनुज। सच अ नाइस सेंटेंस। आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक अनुज। तो इस पे क्या गलत हो रहा है? अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। हमने क्या सीखा है इन जनरल कि words that ends with lys are adverbs। ऐसे ही बहुत लोगों को बचपन में बहुत लोगों को ऐसा सिखाया गया हो सकता है कि जनरली words that ends with lys are adverbs, ऐसा सिखाते हैं ना, like words that ends with ion are nouns, words that ends with ous और iv are adjectives, enc से end होता है तो noun होता है, ly से end होता है तो adverbs होता है। लेकिन please understand this for a fact that all lys are not adverbs। सब ly एडवर्ब नहीं होगा। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ही इज अ माइजर मैन, ठीक है, ही इज अ माइजर मैन। आपको कोई गलत दिख रहा है क्या, कुछ गलती दिख रहा है क्या इसमें? लेट्स फॉरगेट दिस सेंटेंस। यहां पे पहले इसके रूल समझते हैं। वर्ड्स लाइक पकड़ लो फ्रेंड, ठीक है, लाइक मदर, या ये माइजर लिखा है तो माइजर ही लिख देते हैं। यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया था हमने? कावर्ड। चलो कावर्ड भी लिखते हैं। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फ्रेंड, मदर, माइजर, ब्रदर, फादर, कावर्ड, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दे आर ऑल नाउन्स, इजंट इट? दे आर ऑल नाउन्स। अभी इसके साथ अगर मैं ly ऐड करूं, फ्रेंडली, माइजरली, कावर्डली, या नो मदरली, फादरली, ब्रदरली, ये सारे मिलके अभी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन यू ऐड एन ly टू ए नाउन, यू डोंट गेट एन एडवर्ब, रादर यू गेट एन एडजेक्टिव। हमने बचपन से क्या सीखा है कि हर ly एडवर्ब होता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नाउन के साथ ly लगाओगे तो द न्यू वर्ड दैट विल फॉर्म, यहां पे जो ये फ्रेंडली बना, मदरली बना, माइजरली बना या कावर्डली बना, ये सारे एडजेक्टिव्स है, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स है। ये तुम्हारा रूट अगर आप पकड़ लो कि ये रूट जो था जिसमें आपने सफिक्स ly लगाया, ये नाउन था, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें ly लगाने के बाद वो एडजेक्टिव बन गया। तो फ्रेंड इज अ नाउन बट फ्रेंडली इज एन एडजेक्टिव, मदर इज अ नाउन बट मदरली इज एन एडजेक्टिव। सिमिलरली माइजर एंड कावर्ड नाउन होगा, लेकिन माइजरली एंड कावर्डली एडजेक्टिव्स होगा। लेकिन हमने ये भी तो सीखा है ना कि ly एडवर्ब्स होता है, तो कब ly एडवर्ब होगा? पकड़ लो, हमने और एक वर्ड देखा, पकड़ लो ब्यूटीफुल, ठीक है, या पकड़ लो कोई भी सॉफ्ट, ठीक है, दो ही वर्ड ले रहा हूं मैं, ब्यूटीफुल या सॉफ्ट, ठीक है। इसके साथ अगर मैं ly लगाऊं, अच्छा पहले तो इसका बेसिक वर्ड समझ लेते हैं। इसका बेसिक ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, सॉफ्टेस्ट, सॉफ्टेस्ट। तो यहां पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दीज आर एडजेक्टिव्स, इजंट इट? इनका बेसिक रूट अगर मैं पकड़े चलूं बिना ly क्या, सफिक्स का, तो ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। इनके साथ मैंने क्या ऐड किया? ly ऐड किया। अच्छा, जब आप एडजेक्टिव के साथ ly ऐड करते हो ना,
द न्यू वर्ड दैट फॉर्म्स टर्न्स आउट टू बी एक एडवर्ब। यहां पे जो ब्यूटीफुली होगा, सॉफ्टली होगा, केयरफुली होगा, अगर मैं केयरफुल लिखूं, इसके बाद जो केयरफुली बनेगा, ठीक है, दैट विल बी एन एडवर्ब। तो ये चीज पहले समझ लो कि हर एलवाई एडवर्ब नहीं होता है। अगर एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होना है तो उसका बेस वर्ड जो है वो बेस वर्ड उसका एडजेक्टिव होना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप एलवाई लगा रहे हो देन इट फॉर्म्स एन एडवर्ब। लेकिन अगर आप उसका बेस वर्ड अगर नाउन होता है, अगर उसके साथ आप एलवाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे क्या एरर था, यहां पे माइजर का मतलब क्या है, कंजूस। माइजर इज अ नाउन, isn't it? माइजर इज अ नाउन। मैन क्या है, मैन भी नाउन है। अच्छा, रूल ये कहता है कि दो नाउन, दो प्रनाउन या एक नाउन दूसरा प्रनाउन एक सेंटेंस में सेम वर्ब के लिए विदाउट अ कॉमा और ए कंजंक्शन नहीं बैठ सकता। टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस और ए नाउन और प्रोनाउन कैन नॉट सिट टुगेदर इन अ सेंटेंस विदाउट अ कॉमा और ए कंजंक्शन। कुछ ना कुछ आपको राम एंड श्याम, राम श्याम थोड़ी लिखते हैं हम, बीच में राम कॉमा श्याम या राम एंड श्याम, कुछ ना कुछ तो हम लोग यूज करते ही है ना। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन एक साथ नहीं बैठेगा। तो यहां पे हमको लाइक एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या कहता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन, इजंट इट? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन। यहां पे ये क्या था, मैन नाउन है, हमें यहां पे चाहिए क्या, हमें यहां पे एक एडजेक्टिव चाहिए जो इस नाउन को क्वालिफाई कराएगा। लाइक हैंडसम बॉय, अगर मैं बोलूं बॉय इज अ नाउन, कैसा बॉय, हैंडसम, तो हैंडसम बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। सिमिलरली मैन, कैसा मैन, माइजरली मैन, ठीक है, माइजरली मैन। यहां पे ये माइजरली इज एन एडजेक्टिव, अभी हमने देखा, isn't it? ये देखो, माइजर प्लस एलवाई बिकम्स योर एडजेक्टिव। माइजरली इज एडजेक्टिव, मैन इज नाउन, तो ही इज अ माइजरली मैन। अगर आपको नॉर्मल कहना था ही इज अ माइजर, आप कह सकते थे, आप सीधा कह सकते थे ही इज अ माइजर, ये भी करेक्ट होता। वो एक कंजूस है, वो एक कंजूस है, लेकिन आपने मैन ऐड कर दिया ना, आपने नाउन ऐड कर दिया, तो ये माइजरली होगा, ठीक है। अगर आप इसको एडवर्ब अभी करना चाहते हो तो इसको मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना पड़ेगा, तो ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर हो जाएगा, ठीक है। आई नो आई एम गोइंग लिटिल डीप, जिनके लिए पहली बार है यू विल बी लाइक सर बहुत कुछ सुन, क्या क्या अचानक से बहुत कुछ आ गया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर से थोड़ा बैक जाओ, फिर से देख के आओ, और इसको मैं जनरली वीडियोस में कहता हूं कि 1.25 या 1.5x स्पीड में देखो, इसमें नॉर्मल स्पीड में ही देखो, जिनके लिए पहली बार है तो चीजें समझ में आ जाएगा फाइनली, ठीक है। एक दो बार देखो, फिर भी डाउट है, प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट करो, आई विल आंसर टू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, पहले नाउन था, दो नाउन एक साथ था, मुझे वो गलत हो रहा था, हमने एक को एडजेक्टिव कर दिया जो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। मतलब एडजेक्टिव भी जिनके लिए नया है ना, एडजेक्टिव कुछ नहीं होता यार, एडजेक्टिव विशेषण होता है। हम बंगाली हिंदी में विशेषण किए थे ना, विशेषण क्या होता है, किसकी विशेषता बताता है। कैसा मैन, माइजरली मैन, विशेषता बता रहा है। कंजूस, एक नंबर का कंजूस था, कंजूस मैन, राइट। तो इसको अगर अभी एडवर्ब करना है तो क्या करेंगे अपन, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, कैसे बिहेव किया, माइजरली मैनर, दैट बिकम्स योर एडवर्ब, ठीक है। अभी वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन, आई बिलीव ये पार्ट समझ में आ गया। अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो लेट्स डाइव इनटू दिस क्वेश्चन। यहां पे क्या था, आई हैव नेवर सीन ए कावर्ड मैन लाइक अनुज। अभी मैन क्या है, मैन इज अ नाउन, कावर्ड क्या है, कावर्ड इज अनदर नाउन। अगेन देखो, कावर्ड का मतलब क्या है, डरपोक, इजंट इट? कावर्ड मैन कैसे होगा, नाउन है, मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए जो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो ये क्या होगा, कावर्डली मैन, बिकॉज आई नीड एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई माई नाउन। देखो कंसेप्चुअली जाओ, एकदम इजी है। आई हैव नेवर सीन अ कावर्डली मैन लाइक अनुज, ठीक है। या आप अगर मैन को पूरा पूरी हटा दो, आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड लाइक अनुज, तो वो कावर्ड नाउन हो जाता, वो भी करेक्ट होता, ठीक है। अगर मैन को आप हटा दो तो सिर्फ कावर्ड रह जाएगा, वो भी करेक्ट होगा। तो अगर इसको मैन को रखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव नेवर सीन ए कावर्डली मैन लाइक अनुज। चलो अगला देखते हैं। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, all of them in one voice repeated the word again. I repeat, after the teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice repeated the word again. चलो देखो क्या आंसर मिला है आपको। दिखा? अगर नहीं दिखा तो बस ऑब्जर्वेशन की कमी। ये क्या था, रिपीटेड। रिपीट करने का मतलब ही तो है फिर से बोलना। मैं अगर बोलूं मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, मतलब क्या, मैं इसको फिर से बोल रहा हूं ना। इफ आई से
लेट मी रिपीट दिस मतलब क्या, लेट मी से इट अगेन. इफ आई से लेट मी रिपीट दिस, इसका मतलब क्या हो, लेट मी से इट अगेन. अगेन का मतलब ही तो है रिपीटेड. तो ये तो रिडंडेंस हो गया ना. हमने लास्ट डे इसके पहले वाले वीडियो में हमने है ना सुपरफ्लूअस या रिडंडेंस के बारे में बताया था. जबरदस्ती सेंटेंस में कोई चीज को यूज करना, ये तो जबरदस्ती हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड. ये अगेन फिर से कहां से आ गया, क्योंकि रिपीट करना ही तो फिर से बोलना है. तो ये अगेन गलत हो गया, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा. रिपीटेड द वर्ड, बस फुल स्टॉप, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा. दिस वाज द एरर. ठीक है, हो गया. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना चाहते हो तो पॉज करके लिख लो. लेट मी गो टू द नेक्स्ट पीडीएफ, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है. इट इज ट्रू दैट द पुअर इज अनएबल टू गेट नरिश्ड फूड इवन टुडे. ओह, इट इज सो अनफॉर्चुनेट, isn't it? It is actually very unfortunate that it is true. ये sentence सही कह रहा है that the poor is unable to get nourished food even today after so many years of independence. अभी भी गरीब के लिए बहुत कुछ करना बाकी है इस देश को, right? तो it is true that the poor is unable. Now understand. अगर आपको एरर, जिनको एरर दिख गया वेरी गुड, अगर जिनको नहीं दिखा, ये देखो यहाँ पे क्या है, the poor. Remember, ये जो the प्लस होता है ना, द पुअर, द रिच, द यूथ, द ओल्ड, द अनएम्प्लॉयड. ठीक है, मत सोचो मैं अनएम्प्लॉयड बोल के तकलीफ देने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे जस्ट आ गया मन में तो कह दिया. इट इज ट्रू दैट ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, द अनएम्प्लॉयड, ये पूरा एक कम्युनिटी को रेफर करता है, ये पूरे उस ग्रुप को रेफर करता है. तो वो अगर पूरा ग्रुप को रेफर कर रहा है तो ये तो प्लूरल हो जाएगा ना भाई. ये प्लूरल हो गया तो आर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ गया. सिंपल था, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है. ठीक है, इट इज ट्रू दैट द पुअर आर अनएबल टू गेट नरिश्ड फूड इवन टुडे, बिकॉज ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड, द अनएम्प्लॉयड, द ब्लाइंड, तो ये सारे, ये पूरे एक ग्रुप, उनके जैसे पूरे ग्रुप को कंसीडर कर रहा है, तो इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है. तो आपका वर्ब भी इवेंचुअली प्लूरल ही होना है. चलो अगला देखते हैं क्या है. मिस्टर शर्मा वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी. सच ए नाइस सेंटेंस. मिस्टर शर्मा वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी. ये थोड़ा टेक्निकल होने वाला है. हाँ, मैंने जब ये एग्जांपल्स लिया था मैंने भी नहीं सोचा था इस एक वीडियो में सारे टेक्निकल कंसेप्ट्स आ जा रहे, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक्चुअल सीरियस स्टूडेंट्स है, जिनको एक्चुअल ग्रामर सीखना है, एग्जाम को टारगेट करके एग्जाम स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सारे छोटे छोटे चीजें को क्रैक करना है, तो ये छोटे छोटा चीजें तो आपको अल्टीमेटली वो बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? तो चाहिए ही होगा. यहाँ पे देखो क्या है, मिस्टर शर्मा वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी. Before I dive into this question and solve it, let's understand the concept of bare infinitive. Let's understand the concept of bare infinitive. Now, what is bare infinitive? अच्छा, जिनको infinitive नहीं पता उनके लिए पहले इन्फिनिटिव, ये सारे वर्ब फॉर्म्स है. हाँ, अगर आप सोच रहे हो सर क्या कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट वर्ब्स. इन्फिनिटिव भी वर्ब होता है, जुरान भी वर्ब दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन, बेयर इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव. ठीक है, ये सारे वर्ब्स का फॉर्म है, एक्सेप्शनल फॉर्म्स है वर्ब्स के. ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इज व्हेन यू ऐड टू विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, टू गो, टू ईट, टू स्लीप, टू ड्रिंक, टू रन, टू स्लीप, to write, to dance. जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, ये स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही काम करेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. अच्छा, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? ये जो इन्फिनिटिव का टू प्लस V1 होता है ना, ये टू कट जाता है, जस्ट V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव. तो अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आया, जो कि आना जरूरी है, कि सर इफ इट इज अबाउट ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली V1, देन व्हाई आर वी नेमिंग इट बेयर इन्फिनिटिव? अगर ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म के बारे में ही बात कर रहा है, तो हम सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं कह देते इसको?
like ultimately V1 form of verb is present indefinite form. Why are we naming it bare infinitive? इसको अलग से nomenclature क्यों किया जा रहा है कि उसको अलग से नाम दिया गया है, इसको अलग से एक सेपरेट एक आइडेंटिटी दिया गया है, एक इज्जत मिला इसको अलग से। तो क्यों ऐसा है कि इसको सीधा हम लोग V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहते? क्योंकि अगर ये नॉर्मल मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना, आप एक सेंटेंस को समझो। अगर मैं बोलूं एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, पकड़ लो राम प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल्दो हम इसे कभी कभी फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ई एस या ई एस वाला फॉर्म होता है, बट जनरली लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, राइट, प्ले का फॉर्म है। तो राम प्लेज क्रिकेट, इसको हम और 11 टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कि ना, आप सोच के देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज बीन प्लेइंग, played, was playing, had played, had been playing, will play, will be playing, will have played, will have been playing। ये सारे 12 टेंसेस में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ कि ना, क्योंकि एक वर्ड अगर नॉर्मल एक टेंस में है, इसको हम लोग जनरली 12 डिफरेंट टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जहां जहां सेंटेंस या आप कहते हो कि वर्ब बेयर इंफिनिटिव लेगा, तो याद रखो चाहे कुछ भी हो जाए, the sentence will follow the first form of verb. The verb that will be used in the sentence will be in its first form. ये कोई टेंस नहीं चेंज करेगा अपना। बेयर इंफिनिटिव हम तब कहते हैं कि ये सेंटेंस बेयर इंफिनिटिव ले रहा है जब वो स्ट्रिक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, वो कुछ और फॉर्म ले ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक एकदम छोटा मोटा एग्जाम्पल, एंड इसमें ये एग्जाम्पल जो मैं लेने वाला हूं इसमें जनरली लोग गलती भी करते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूं यू नीड नॉट टू टॉक टू हिम, यू नीड नॉट टू टॉक टू हिम, ठीक है, इसमें गलती क्या करता है लोग, नीड नॉट अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, ठीक है, नीड नॉट अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, ये टू जो यूज किया है ना, गलती से लोग यहाँ पे टू लगा देते हैं, यू नीड नॉट टू डू दिस, यू नीड नॉट टू टॉक टू हिम। तो ये नीड नॉट, ये टॉक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टॉक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये यू नीड नॉट टॉक टू हिम, ये यहाँ पे इंफिनिटिव दैट इज 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे ये नीड नॉट अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेगा, ये नीड नॉट अपने साथ क्या लेगा, बेयर इंफिनिटिव लेगा। क्यों अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेगा, क्योंकि नीड नॉट एक ये वर्ब का फॉर्म है, मॉडल्स होता है, वो मैं बाद में कभी अगर टाइम मिले तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी याद रखो नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सारे लाइक यू डेयर नॉट टू गो देयर, गलत है, यू डेयर नॉट गो देयर, ठीक है, डेयर नॉट भी अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यू नीड नॉट टॉक टू हिम, तो ये बेयर इंफिनिटिव ले रहा है। अभी बेयर इंफिनिटिव ले रहा है तो आप सेंटेंस को अपने तरीके से कन्वर्ट करके देखो, लेट्स ट्राई इट। आप इसको कोई और टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या इस सेंटेंस को, यू नीड नॉट टॉक टू हिम, यू नीड नॉट टॉकिंग टू हिम, या विल बी टॉकिंग, विल हैव टॉक्ड, कुछ कर सकते हो क्या सेंटेंस को, कुछ नहीं कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बेयर इंफिनिटिव। जहां सेंटेंस में बोल रहा हूं कि ये वर्ब बेयर इंफिनिटिव लेगा, तो वहां आपका सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गलत हो गया, आप और कुछ नहीं कर सकते हो। द सेंटेंस विल स्ट्रिक्टली रिमेन इन इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बेयर इंफिनिटिव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम वर्ड्स लाइक, यहां पे सेंटेंस क्या था, मिस्टर शर्मा वुड रादर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। तो वर्ड्स लाइक वुड रादर, would better, had rather, had better, ठीक है, but, except, ये सारे वर्ड्स अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो आप लोग नोट करके रखना, would rather, would better, he had rather, he had better, he would rather, he would better, would rather, would better, had rather, had better, ये सारे वर्ड्स, but, except, ये सारे वर्ड्स अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो यहाँ पे क्या है देखो, मिस्टर शर्मा would rather spend a quiet evening than attending, that's ing फॉर्म था, ये ing फॉर्म नहीं होगा, then attend होगा, then attend a party, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि सामने वुड रादर था। आई बिलीव कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, एक शेयर तो बनता है ब्रो, आप लोग प्लीज थोड़ा
हमको भी थोड़ा मोटिवेट करो, नो सब्सक्राइब करो। बहुत लोग आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल पे चोट लगता है। कर दो सब्सक्राइब यार, हमें भी पता चले कि कौन कौन देख रहा है। कभी कभार कभी एक कमेंट भी डाल दिया करो। चलो देखते हैं अगला क्या है। Perhaps you do not know I'm having a car and a jeep besides a big house। अच्छा, এখন ये क्या है इसमें देखते हैं। आई एम हैविंग, देखो यू कैन नॉट बी हैविंग ए कार, ओके। इधर यू हैव ए कार और यू डोंट हैव ए कार। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास गाड़ी होते ही जा रहा है, या पकड़ लो दीपिका पादुकोण इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। हाउ विल यू से जे उसका फैन फॉलोइंग होते ही जा रहा है? नहीं, इधर शी हैज अ लार्ज फॉलोइंग फैन फॉलोइंग और शी डजंट हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो ये वर्ड्स ना, हैविंग, लाइक आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए बाइक, ये सारे हैविंग फन हो सकता है, ठीक है, आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन ये हैविंग इनके साथ गलत हो जाता है। तो परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार, नो, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। यहां पे आईएनजी फॉर्म हैविंग के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है। टीम इंडिया डिड नॉट केम अक्रॉस विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड रादर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल। अच्छा, टीम इंडिया डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस। अभी यहां पे क्या है देखो, दिस इज V2 form of verb, do did done, come came, this is also second form of verb, isn't it? अभी रूल कहता है कि सेम सब्जेक्ट के लिए दो V1 दैट इज दो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म या दो V2s दैट इज दो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स एक साथ एक सेंटेंस में नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। टीम इंडिया, ये डिड नॉट एंड केम दोनों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दो second form of verb, two V1s or two V2s cannot be used together for the same subject in a sentence. Please remember this fact. तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो टीम इंडिया डिड नॉट केम आउट नहीं होगा रे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस। देखो इतना सिंपल एक एरर था। ही डिड वेंट टू कॉलेज थोड़ी कहते हैं हम, ही डिड गो टू कॉलेज, क्योंकि डिड भी पास्ट है, वेंट भी पास्ट है, दोनों एक साथ नहीं होगा, तो ही डिड गो टू कॉलेज, राइट। चलो अगला क्या है देखते हैं। वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। आई रिपीट, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। तो इसमें क्या एरर है, इसमें यह है कि देखो सब्जेक्ट का ही इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इज्जत ही नहीं है भाई सब्जेक्ट का, ये कैसे हो सकता है। कौन बैंक ऑफ द रिवर की तरफ चल रहा था उसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना, while he was या while I was, ऐसा कुछ तो देना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बारे में तो पहले बताना पड़ेगा ना, कौन बैंक ऑफ द रिवर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे पहले के सब्जेक्ट का पार्ट ही मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, while he was या while I was walking along the bank of the river the road began to rise। देखा, ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सेंटेंस आता है कि बीइंग ए डिस्टिट्यूट, कौन है डिस्टिट्यूट, ही बीइंग ए डिस्टिट्यूट या शी बीइंग ए डिस्टिट्यूट। लाइक बीइंग ए रेनी डे, आई फॉरगॉट या आई कैरीड एन अम्ब्रेला विथ मी, कौन, इट बीइंग ए रेनी डे। ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट का ही इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो कैसे आप सॉल्व करोगे बोलो। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चंस, उसके साथ रूल्स एंड उनका बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। ऑल्दो ग्रामर में सीखने के लिए बहुत और भी बहुत कुछ है बैकग्राउंड में, और भी मैं बहुत सारा चीजें मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो है एंड देयर इज अ लिमिटेशन में, टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर आप इन एंड अराउंड रहते हो, असम में रहते हो, सिलचर में रहते हो, तो यू कैन ऑफ कोर्स जॉइन आवर ऑफलाइन क्लास, जहाँ पे चीजें एकदम डिटेल में सिलेबस में एकदम करिकुलम लेके, मतलब ये तो जैसे जैसे मैं अभी रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्लासेस में, जैसे मैं जब करता हूँ तो एक एक सिर्फ वर्ब, लाइक वर्ब्स में उनके सारे डिटेल्स पहले एक एक टॉपिक कवर करके फिर उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना, वैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। एनीवे तो थैंक यू, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आप लोग को मजा आ रहा है, आप लोग ग्रो कर रहे हो हमारे साथ, तो थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड हिट द लाइक बटन, शेयर इट, वो नोटिफिकेशन वाला घंटी भी दबा देना, एंड कीप प्रिपेयरिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।